ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक बहुत ही विनाशकारी क्षति अमेरिका ने आज पहुंचाई है। इजराइल ने पहले इसके ऊपर हमला किया था और ईरान का जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। जाहिर है कि ये जो बहुत ही बड़ा हमला अमेरिका ने किया है, लेकिन इसको ईरान के द्वारा रिस्पॉन्ड तो जरूर किया जाएगा। उसे अपनी राष्ट्र की जनता को भी दिखाना है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाना है कि वो कमज़ोर नहीं है। लेकिन ये जो ईरानियन रिस्पॉन्स है यदि कहीं ज़्यादा बड़ा होता है तो ऐसे में ये जो ईरान के आने वाले दिनों में उसके ऊपर और भी बड़े हमले का कारण बनेगा। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की गई है और ये अमेरिका के स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स के द्वारा ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर एक बड़ा हमला किया गया है और इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी किसी सीधी मिलिट्री कार्रवाई में उतर सकता है, क्योंकि चाहे वो आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन हो या पिछले अन्य अमेरिकी प्रशासन रहे हों, सभी ने इस बात की संकल्पबद्धता लगातार व्यक्त की थी कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इजराइल तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है। तो ऐसे में जब ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भी इस बात को स्वीकार किया गया था कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे में ये जो बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अपेक्षित थी, इमिनेंट थी और ये जो एक्शन इजराइल ने लिया और उसके बाद अब अमेरिका जिस तरह से सीधे इस पूरे युद्ध में उतर गया है, वो जाहिर है कि एक मेजर एस्केलेशन है और ये एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका ने की है और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान इसे जरूर रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जो ईरान को जाहिर है कि इस इजरायली और अमेरिकन एक्शन से एक बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग ब्लो उसे झेलना पड़ा है, एक उसे विनाशकारी क्षति उठानी पड़ी है और ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो इस हमले में बड़े तरीके से उसको क्षति पहुंची है, स्पष्ट है। और वो जो विशेष रूप से जो फोर्डो का जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट थी, वो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो तबाह हुई है और अन्य जो न्यूक्लियर साइट्स चाहे वो नतांज हो चाहे इस्फहान हो, उसको भी अमेरिका ने विनाशकारी क्षति उस पर पहुंचाई है। तो ये इस पूरे इजराइल ईरान के बीच का जो युद्ध चल रहा था उसका एक मेजर एस्केलेशन है और अमेरिका की इस पूरे युद्ध में एंट्री ने इस पूरे युद्ध के स्वरूप को और भी बड़ा कर दिया है। ईरान इसे जरूर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि ईरान ने कोई और भी बड़े कदम उठाए इजराइल के ऊपर या अमेरिका के बेसिस के ऊपर, अगर ईरान ने कोई बड़ा एक्शन लिया तो फिर आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर फिर से कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और जो कि ईरान के लिए और भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। चाइना और रशिया क्या रोल होगा इस पूरे सिनेरियो में? देखिए, चाइना और रशिया ने ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध के संदर्भ में इजराइल के की आलोचना की थी और ईरान के प्रति अपनी सहानुभूति और अपना सपोर्ट दिखाया था। और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो हाल के समय में फ़ोन से वार्ता हुई थी, उसमें भी इसी तरीके का ईरान को सपोर्ट करने के जो सेंटिमेंट्स हैं वो उन दोनों नेताओं ने दिखाए थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, वो दोनों इस पूरे युद्ध में कोई डायरेक्ट इंटरवीन करने से बचेंगे। दोनों ही राष्ट्रों की तरफ से, चाइना और रशिया की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें डी एस्केलेशन को करने की बात कही गई है, शांति को स्थापित करने की बात कही गई है और इन दोनों राष्ट्रों के बयानों से ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि वो किसी तरीके का डायरेक्ट इंटरवेंशन इस पूरे इजराइल, ईरान और अब यूएस भी इसमें शामिल हो गया है तो उसमें करने की मंशा वो रखते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना और रशिया का जो सपोर्ट है वो बयानों के स्तर तक ही अगर देखें तो वो ईरान के साथ है। इस अमेरिका के इंटरवेंशन से
मिडिल ईस्ट में आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तेल के स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ये जो कार्रवाई ईरान के नाभिकीय प्रतिष्ठानों के खिलाफ की गई है, एक मेजर मिलिट्री एक्शन है, एक मेजर एस्केलेशन है जो इजराइल ईरान के बीच का युद्ध चल रहा था, और इसका जो आर्थिक प्रभाव है वो भी पूरे विश्व पर पड़ सकता है। और इस युद्ध में अब जाहिर है कि एक एस्केलेशन हो गया है, और ऐसे में यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ब्लॉक करता है तो वो जो ऑयल की सप्लाई का एक जो बहुत बड़ा रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ पे विश्व की लगभग 1/4 जो ऑयल की जो शिपिंग है वहाँ से होती है, वो प्रभावित होगी। और ये जाहिर है कि भारत के लिए भी इसका नकारात्मक प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा, और पूरे विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो इससे डिसरप्टेड होंगी। ऑयल के जो दाम हैं वो उसके ऊपर जाहिर है कि इसका नकारात्मक असर पड़ने जा रहा है। ऑयल के दाम में तेजी आएगी, उछाल आएगा, और जो पूरी सिचुएशन है वो आर्थिक रूप से भी पूरे विश्व के लिए अनेक तरीके के नकारात्मक घटनाक्रमों का और चिंता का कारण बनेगी, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि ईरान ने एक बड़ा रिस्पांस इजराइल या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बेसिस को टारगेट करते हुए किया, तो जाहिर है कि इसका जो प्रत्युत्तर है, इसका जो काउंटर रिस्पांस है वो फिर से अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की तरफ से संयुक्त रूप से आएगा। और ऐसे में जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, जो कि 1979 से वहाँ पर अपना शासन कर रही है, उसके ऊपर भी खतरे पैदा हो सकते हैं, और ये ईरान के पूरे इस्लामिक रिजीम के लिए एक बड़ा घातक साबित हो सकता है। अल्टीमेटली अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की जो मूल उनकी जो मंशा है वो ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज को कराने का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 1979 के पहले अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के संबंधों को देखें तो ये संबंध बड़े अच्छे हुआ करते थे। शाह का शासन था, ईरान में लोकतंत्र था, और जाहिर है कि वहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों और वेस्टर्न जो कल्चर है वहाँ पर डोमिनेंट था, और महिलाओं की आज़ादी थी, और सभी एक वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित वातावरण में स्वतंत्र रूप से रहा करते थे। लेकिन इस्लामिक जो रिवॉल्यूशन 1979 का हुआ, उसके बाद से वहाँ पर स्थितियाँ पूरी तरह से बदल गईं। अमेरिका की एम्बेसी का एक बहुत बड़ा सीज भी वहाँ इन इस्लामिक चरमपंथियों ने किया था, और उसकी वजह से अमेरिका और ईरान के संबंध बेहद नकारात्मक स्थिति में पहुंच गए थे। और सभी अमेरिकन जो प्रशासन है उनको इस बात का, उनके अंदर एक टीस रहा करती थी कि वो इस तरीके का घटनाक्रम हुआ। तो अब अमेरिका की भी मंशा निसंदेह ये है कि वो ईरान में एक ऐसा शासन चाहता है कि जो उसके अनुकूल हो, और ये जो इस्लामिक रिजीम है वहाँ पे वो अमेरिका के हितों के खिलाफ है। उसी तरीके से इजराइल तो ये जो इस्लामिक रिजीम है उसको अपने अस्तित्व के लिए भी संकट के तौर पर देखता है। जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाते हैं, होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं, इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देने की बातें करते हैं, और जाहिर है कि इस तरीके के जो बयान इस्लामिक रिजीम की तरफ से जो आते हैं ईरान की, उससे इजराइल बहुत ही ज़्यादा आशंकित रहा करता है, और अमेरिका भी जाहिर है कि उसकी वजह से ईरान के प्रति काफ़ी बैर भाव रखता है। तो ये जो दोनों राष्ट्र हैं वो अल्टीमेटली ईरान में रिजीम चेंज को कराने की मंशा रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में जो अमेरिका का और इजराइल का जो एक्शन हुआ है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करते हुए हुआ है, और ये जो इजराइल और अमेरिका इस पूरे अपने ऑपरेशन को इस तरीके से पेश कर रहे हैं, इसका नैरेटिव ये उन्होंने और तर्क अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, न कि ईरानियन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तक जो चाइना और रशिया के रिएक्शंस आए हैं उसमें डी एस्केलेशन की बात कही गई है, और जहां तक इस्लामिक वर्ल्ड की बात है तो इस्लामिक वर्ल्ड ने भी अपनी जो अभी तक की जो बयान दिए हैं उसमें ज़रूर
इस पूरे विषय पर चिंता व्यक्त की गई है। कई राष्ट्रों ने ईरान का समर्थन भी किया है। लेकिन जिस तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक शिया सुन्नी का डिवाइड है और अमेरिका के साथ अनेक मुस्लिम राष्ट्रों के गहरे संबंध हैं, अमेरिका के अनेक मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर बड़े बेसिस हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस्लामिक वर्ल्ड भी ईरान के साथ कोई एकजुटता दिखाने जा रहा है। और ये जो पूरी सिचुएशन में ईरान अलग थलग पड़ता ही दिखाई दे रहा है। बयान जरूर दिए जाएंगे। अभी एक बड़ा एस्केलेशन चूंकि अमेरिका ने किया है, इस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि इसको लेकर के चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इस्लामिक वर्ल्ड के राष्ट्र हो, वो अपने स्टेटमेंट्स जरूर जारी करेंगे। लेकिन इसका आशय मैं ये नहीं देखता कि वो कोई डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन करने जा रहे हैं। और ऐसे में मैं किसी विश्व युद्ध के रूप में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को बदलते हुए नहीं देखता हूं। और जहां तक चाइना और रशिया की बात है, तो ये जो दोनों राष्ट्र हैं वो इस बात को जानते हैं कि यदि उन्होंने कोई सीधा मिलिट्री इंटरवेंशन किया तो ये जो पूरी स्थिति है वो विश्व युद्ध में बदल सकती है। और जिसमें कि आज के समय में कि जब सभी महाशक्तियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनके डिलीवरी करने के सिस्टम्स मौजूद हैं, ऐसे में महाशक्तियां विश्व युद्ध में नहीं जाना चाहेंगी। रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध 3.5 वर्षों तक का चला है और इसमें महाशक्तियां ही परोक्ष रूप से लड़ रही हैं। लेकिन इन महाशक्तियों ने कभी भी एक दूसरे के ऊपर कोई डायरेक्ट हमला इस वजह से ही नहीं किया है क्योंकि उन्हें इस बात का अच्छी तरह से संज्ञान है कि अगर उन्होंने कोई डायरेक्ट हमला किया तो ये विश्व युद्ध में बदल जाएगा, जो कि न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा और एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे कि मैट की सिचुएशन कहा जाता है, उसमें पूरा विश्व चला जाएगा। ये पूरे मानवता के लिए सर्वनाशी साबित हो सकता है। तो ऐसे में मैं इस पूरे सिचुएशन को वर्ल्ड वॉर के तौर में परिवर्तित होते हुए नहीं देखता हूं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक बहुत ही विनाशकारी क्षति अमेरिका ने आज पहुंचाई है। इजराइल ने पहले ही इसके ऊपर हमला किया था और ईरान का जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है।